हेलो एवरीवन। अब हम अपनी कैश बुक में डबल कॉलम कैश बुक स्टार्ट करते हैं। डबल कॉलम मतलब कैश और बैंक कॉलम दोनों होंगे। अभी तक जो आपने क्वेश्चन किया था ना, पीछे जो मेरे से क्वेश्चंस किए थे, वो सिंगल कॉलम कैश बुक थी। सिर्फ कैश अकाउंट के बारे में बात कर रहे थे, मतलब कैश जहाँ पे वर्ड आता है उसके डेबिट या क्रेडिट में। अब की बारी कैश के साथ बैंक भी आएगा, तो आपको उसी चीज़ को भी समझना है। सिंपल है, थोड़ा सा आपको सिर्फ माइंड चलाना है, साथ साथ सुनना बात को ध्यान से। हमारा फॉर्मेट वही रहने वाला है। डेट पर्टिकुलर्स में क्या आएगी, रिसिप्ट्स। ये कैश और बैंक दो कॉलम हो गए। पहले एक ही कॉलम था अमाउंट का, सेम बात ये पेमेंट्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है नोट्स का। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। कैश और बैंक कॉलम है। कैश इन हैंड हमारे पास है 6000 है, मतलब ओपनिंग बैलेंस डेबिट। तो आपको पता है रियल अकाउंट है, हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। जैसे आपने पीछे सिंगल कॉलम किए थे, तो किसी में आपका तो ये था कि बिजनेस स्टार्ट किया तो आप लिखते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। फिर अगर पहले से बिजनेस चल रहा है तो आप क्या लिखते थे, टू बैलेंस बीडी। सेम बात यहाँ पे भी। मार्च 1 2017 को 2017 मार्च 1 टू बैलेंस बीडी। आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना है, 6000 रुपये कैश में। बैंक में भी है 18000 रुपये। ठीक है, उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आप जनरल एंट्री बोले क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश डेबिट है तो उसके डेबिट साइड में टू सेल्स। 4 मार्च 4 कितने रुपए की सेल्स है हमारी, 19,800 रुपए की। बिल्कुल सिंपल है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश, आपको सुरेश से पैसा मिला। कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश, सुरेश गिवर है तो कैश डेबिट है, उसके डेबिट साइड में टू सुरेश 2750 रुपये। ठीक है। उसके बाद रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम राम एंड इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक। इसकी जर्नल एंट्री बस बता दो क्या होगी। आपको चेक मिला रवि से और आपने उसको इमीडिएट डिपॉजिट करवा दिया बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि। बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि मार्च 6 को। अब एक बात बताओ, आप कैश और बैंक दोनों कॉलम बना रहे हैं, ध्यान रखना। यही सिंगल कॉलम कैश बुक होती ना, तो इस एंट्री को आप इग्नोर कर देते, बैंक टू रवि, क्योंकि आप तो सिर्फ कैश का कॉलम बना रहे थे। अब की बारी कैश और बैंक दोनों बना रहे हैं, तो आपका बैंक पे भी फोकस है। मुझे ये बताएं, इस क्वेश्चन में एंट्री क्या बन रही है इस स्टेटमेंट में, बैंक डेबिट टू रवि। बैंक डेबिट है ना, तो बैंक डेबिट है तो उसके डेबिट साइड में टू रवि। लेकिन कौन से कॉलम में, बैंक कॉलम में। बैंक बैलेंस बढ़ेगा कितने रुपए से, 9600 से। मार्च 6 को। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है। आपको कैश और बैंक दोनों अकाउंट का ध्यान रखना है। पहले सिर्फ आप कैश अकाउंट पे ध्यान रखते थे, अब मैं बोलूँ सिंगल कॉलम कैश बुक होता और ये बैंक टू रवि एंट्री होती तो इग्नोर। अब इग्नोर नहीं कर सकते हम, बैंक टू रवि। ये डेबिट साइड है आपकी, ये डेबिट साइड है। ठीक है, और ये आपकी क्रेडिट साइड है। ठीक है ना। ठीक है, तो आगे अब हम करते हैं इसके बाद क्वेश्चन, अगला पार्ट करते हैं। देखो, सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक। आपने चेक से सैलरी पे की ऑफिस स्टाफ को, तो बाय सैलरी मार्च 7 की, मार्च 7 2017 बाय सैलरी। देखो, हमने सैलरी तो पे की है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सैलरी आप पे कर रहे हैं वो चेक से पेमेंट कर रहे हैं, मतलब सैलरी डेबिट टू बैंक। सैलरी डेबिट टू बैंक। अब बैंक यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक के क्रेडिट साइड में बाय सैलरी कितने रुपए, 11,400 रुपये। मार्च 7 के बाद पेड सुधीर बाय चेक। मार्च 10 को हमने सुधीर को पेमेंट करी चेक से,
सुधीर डेबिट टू बैंक, क्योंकि चेक से पेमेंट हो रही है, तो बाय सुधीर मार्च 10। मार्च 10 7500 रुपये। पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे किए, कहीं पे नहीं कह रखा चेक से, तो कैश ही मानेंगे। तो बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मार्च 12, बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1800 रुपये, लेकिन कैश कॉलम में, ये बात ध्यान रखनी। उसके बाद कैश परचेजेस, तो एंट्री क्या करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश क्रेडिट हो रहा है, तो उसके क्रेडिट साइड में बाय परचेजेस, बाय परचेजेस, तो कितनी आ जाएगी हमारी 12,000 रुपये, क्योंकि परचेज टू कैश है, परचेज टू बैंक नहीं है। अगर बैंक होता तो हम इस कॉलम में लिख देते पेमेंट। उसके बाद नेक्स्ट कैश डिपॉजिट इनटू बैंक मार्च 16 की, मुझे ना सिर्फ एंट्री बता दो इसकी क्या होगी। मैं यहाँ पे ना एक बार एंट्री लिख रहा हूँ, कैश डिपॉजिट करवाया बैंक में, तो एंट्री हो रही है बैंक डेबिट टू कैश, बैंक डेबिट टू कैश। देखो बच्चों, आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया है, आपकी जर्नल एंट्री, आपने जर्नल वाले चैप्टर में पढ़ा था मेरे से कि बैंक बैलेंस बढ़ा दो, कैश का घटा दो। बैंक में पैसे का रिसीवर है, मेरा कैश चला गया, क्रेडिट बट गोज आउट रियल अकाउंट, और बैंक ने उसको रिसीव किया, डेबिट द रिसीवर। लेकिन एक बात बताओ, मैं इसको कह रहा हूँ कैश बुक में लिखना है, कैसे लिखूंगा? मुझे ये बताएं, आप कैश और बैंक दोनों पे फोकस कर रहे हैं आपकी बारी, कैश और बैंक। मैं आपको कहता हूँ परचेज टू कैश, तो आपका फोकस कैश पे कि कैश क्रेडिट हुआ या डेबिट हुआ। फिर मैं कहता हूँ परचेज टू बैंक, तो आपका बैंक पे भी फोकस है, क्योंकि आप कैश बुक के दोनों कॉलम को मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन एक ही एंट्री के अंदर दोनों अकाउंट आ जाए, बैंक टू कैश, मतलब आपका कैश क्रेडिट है और बैंक डेबिट है। पहले आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, आपका बिल्कुल पॉइंट क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बैंक डेबिट है, उसके डेबिट साइड में लिख दो, बैंक डेबिट है, उसके डेबिट साइड में लिख दो टू कैश। कितने रुपए? 15,000 रुपए। अब कैश के हिसाब से देखते हैं, कैश क्रेडिट है, उसके क्रेडिट साइड में लिख दो बाय बैंक, कैश घटा दो। सीधी सी बात है ना, जब आप कैश डिपॉजिट करवाएंगे बैंक के अंदर तो आपका कैश कम हो जाएगा, ये पेमेंट साइड है, ये कैश कम कर रहा है, इधर से बैंक का बैलेंस बढ़ा दो। आप एंट्री को भी मत सोचो, चलो आप ये भी मत सोचो, बस मुझे आप इतना बताएं, जब आप कैश डिपॉजिट करवाएंगे बैंक के अंदर तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कैश का घटेगा, सोचो ही मत। बैंक बैलेंस, ये एंट्री पे ऊपर ध्यान ही मत दो, अगर कोई क्रैम करता है तो इसके ऊपर ध्यान ही मत दो। आप ये देखो कि जब आप कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं बैंक के अंदर तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस बढ़ा दो, कैश बैलेंस यहां से घटा दो। अब जब बैंक बैलेंस बढ़ा तो उसके अपोजिट क्या लिखूंगा? टू कैश, और जब कैश घटा उसके अपोजिट क्या लिखूंगा? बाय बैंक। बात खत्म। हालांकि अभी मेरे पास वो पूछा नहीं हुआ, लेकिन मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूं कि मान लो अगर कैश हमने निकलवाया है बैंक से, कैश निकलवाया है तो क्या होगा? कैश बढ़ा दो, बैंक घटा दो, कैश बढ़ा दो, बैंक घटा दो, तो क्या होगा? यहां पे कैश बढ़ जाएगा, मान लो 5,000 है, कैश बढ़ गया, ये बढ़ने वाली साइड है, रिसिप्ट है, बैंक घट जाएगा 5,000 से। जब कैश बढ़ेगा तो टू बैंक होगा, और जब बैंक घटेगा तो बाय कैश हो जाएगा। बस इतना सोचने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे बाय क्या आएगा या टू क्या आएगा। आपको ये देखना है कि बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया है तो बैंक बढ़ा दो, कैश घटा दो, और जब निकलवाया है तो बैंक घटा दो, कैश बढ़ा दो, और उसका अपोजिट यहाँ पे लिख दो टू और बाय में। ठीक है, बार बार ये चीजें रिपीट होंगी, अपने आप ही समझ आ जाएगी। ऐसी एंट्री को हम क्या एंट्री बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा मतलब दोनों साइड इफेक्ट है जिसका, कॉन्ट्रा इफेक्ट बोलते हैं हम इसको, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, तो मैं ये तो वैसे ही मैंने लिख दिया, ये अभी पूछा नहीं हुआ। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है। 16 तारीख की कॉन्ट्रा एंट्री बन रही है, मार्च 16 की। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे इसके लिए? कॉन्ट्रा एंट्री के लिए आप क्या लिख सकते हैं? सी, दोनों साइड लिख दें।
ठीक है, इस सी का मतलब क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री। आगे देखो, हमने उसके बाद कैश सेल्स करी, कैश सेल्स, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने रुपए, 22,650 रुपए, तो कैश बैलेंस बढ़ गया टू सेल्स। मार्च 20 को 22,650 रुपए। देखो अब इसका एक ही साइड इफेक्ट है, मैंने लिख के खत्म, बस उसका दोनों साइड था, इधर भी था इधर भी था, इसलिए यहाँ पे हमने सी वर्ड लिखा, मतलब कॉन्ट्रा। उसके बाद परचेज करिए मशीनरी और पेमेंट कैश से दिया सेम तारीख को, मार्च 20 को, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 10,200। कितने रुपए है, 10,200 रुपए। ठीक है, उसके बाद पेड वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ अबव मशीनरी, जो ये मशीनरी हमने परचेज किया इसके ऊपर जो भी हम खर्चा करते हैं क्या होता है उसका बताना। आपने जर्नल पढ़ी है, जब भी आप कोई भी खर्चा करते हैं किसी एसेट के ऊपर, गुड्स के ऊपर नहीं, एसेट्स के ऊपर, तो होने वाला खर्चा उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है, और उसी दिन हमने खर्चा किया उसकी इंस्टॉलेशन का मतलब नेक्स्ट डे ही। तो जो ये वेजिस है इरेक्शन के लिए, ये भी हम क्या करेंगे, उसी की कॉस्ट में ही ऐड कर देंगे, मतलब बाय मशीनरी। मार्च 21 को भी बाय मशीनरी कितने रुपए का खर्चा है, 600 रुपए का, ये भी हम मशीनरी में ही ऐड कर देंगे। उसके बाद पेड नेक्स्ट अब क्या है, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, हमने ऑफिस यूज के लिए अब की बारी बैंक से पैसा निकलवाया। देखो हमने ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसा निकलवाया, अब बताओ पैसा निकलवाया तो कैश बैलेंस बढ़ेगा, बैंक घटेगा। मैं एंट्री की बात ही नहीं करता, हालांकि आपको पता है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन मैं एंट्री की बात नहीं करता। हमने बैंक से पैसा निकलवाया ऑफिस यूज के लिए 11,250 रुपए, कैश में ऐड कर दो और 11,250 रुपए ही बैंक में से लेस कर दो, बस पेमेंट कर दो। यहां पे क्या वर्ड आएगा, कौन सी डेट है, मार्च 22, यहां पे लिखा जाएगा बाय कैश, क्योंकि बैंक कॉलम है, और जो कैश है वहां पे क्या लिखा जाएगा, टू बैंक, मार्च 22। इसको भी कौन सी एंट्री बोलेंगे हम, कॉन्ट्रा, तो इसके आगे भी सी लगा देंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट हमें ना एक चेक मिला अनिल से, और हमने उसको बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। मुझे बताएं, अगर आपको चेक मिलता है और सेम डे डिपॉजिट करवा देते हो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल मार्च 23 को, बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल मार्च 23 को 6900 रुपए, 6900। ठीक है, उसके बाद मार्च 23 के बाद मार्च 24 को क्या हुआ है, मार्च 27 को अनिल का चेक डिसऑनर्ड कर दिया बैंक ने। बैंक ने जब डिसऑनर्ड कर दिया, अब हम क्या करेंगे, वापिस से ही हम अनिल को वापिस डेबिट कर देंगे। आप एंट्री सोचें, जब चेक डिसऑनर्ड होता था, आपने मेरे से कभी बैंकिंग ट्रांजेक्शंस पढ़ी थी जर्नल चैप्टर के अंदर, जब आपको चेक मिलता था और वो डिसऑनर्ड हो जाता था, हम अपोजिट एंट्री कर देते थे। ठीक है, तो अनिल डेबिट टू बैंक, तो बाय अनिल। डेट क्या है, मार्च 27, बैंक कॉलम में से घटा दो 6900 रुपीज। उसके बाद परचेज ए कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक, कंप्यूटर मतलब ऑफिस इक्विपमेंट में डाल दो चाहे इसको, बाय ऑफिस इक्विपमेंट, और पेमेंट चेक से हो रही है तो बैंक कॉलम में से घटाएंगे। मार्च 28 को बाय ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट 12,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद पेड चैरिटी, चैरिटी पे की है मार्च 30 को 180 रुपए की। ₹180 की। उसके बाद पेड इनटू बैंक, फिर दोबारा से बैंक में डिपॉजिट करवाया, बैंक का बैलेंस बढ़ा दो, कैश का घटा दो, बैंक में 18,000 रुपए बढ़ जाएंगे और कैश में से 18,000 रुपए घट जाएंगे। ठीक है, जब कैश में से घटा दोगे
तो बाय बैंक, और बैंक में जब बढ़ा दोगे तो टू कैश मार्च 31, इसको भी कॉन्ट्रा एंट्री बोल देंगे। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री डबल साइडेड इफेक्ट आपने अच्छे से समझा होगा, अच्छे से सुना भी होगा। मेरा अब नेक्स्ट काम इसमें क्या है, वही टोटलिंग का। कैश को कैश से मैच करेंगे, बैंक को बैंक से। मुझे एक बात बताएं, क्या कभी कैश का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। जेब में जितना कैश है उससे ज्यादा आप पे नहीं कर सकते, लेकिन बैंक का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है। अगर आपके पास बैंक में कभी आपने डिपॉजिट 50,000 करवाए थे, तो अगर आपकी लिमिट बनी हुई है या बैंक से आप किसी भी रीजन से आप नेगेटिव बैलेंस कर सकते हैं, बैंक को ओवरड्राफ्ट बोलते हैं जिसको, तो वहां पे बैंक का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन में आएंगी। अभी नहीं पता मेरे को क्वेश्चन का क्या रिजल्ट आएगा, कि नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, लेकिन ये कंफर्म है कि कैश का पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, देखो बच्चों, मैंने दोनों साइड का टोटल कर दिया है। कैश का टोटल रिसिप्ट में आ रहा है, और ये बात ध्यान रखना, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है जो मैंने आपको समझा रखा है, कि ये नहीं कि गैप जो बीच में आ रहा है रिसिप्ट साइड में उसी के ऊपर ही टोटल रिसिप्ट लिख दो नीचे ही साथ में ही, तो बिल्कुल इक्वल आना चाहिए एक तो। और टोटल रिसिप्ट आपकी कैश की आ रही है 62,450, जबकि पेमेंट आ रही है कैश की 57,780। मतलब आपके पास कैश में 4670 अभी भी बचा पड़ा है, जो बाय बैलेंस CD है मार्च 31 का, यही अप्रैल 1 का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। सेम बात बैंक के लिए है। बैंक का बैलेंस आपका 67500 है, और जो आपका उस पेमेंट है वो है 49050, और आपका ये मार्च 31 का क्लोजिंग बैलेंस आ गया 18,450 रुपये, जो अगले महीने अप्रैल 1 का ओपनिंग बैलेंस बन गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था अपने नोट्स का, क्वेश्चन नंबर 4, जो आपका डबल कॉलम कैश बुक का था। तो बच्चों, इस क्लास में मैंने यही क्वेश्चन ही करवाना था। अब आपको करना क्या है, एक तो आपको क्या करना है कि यही क्वेश्चन खुद ट्राई करके देखना है जो मैंने आपको समझाया है। इसके अलावा जो आपकी बुक है उसमें पहले सिंगल कॉलम के 5 तक क्वेश्चन बन रहे थे, इलस प्लस प्रैक्टिकल दोनों। अब आपको क्या करना है, इलस 6th 7th 8th करना है, और प्रैक्टिकल भी 6th 7th 8th करना है। हो सकता है कि आपको कुछ उसमें से कोई बात समझ ना आए, हो सकता है कि ऐसी ट्रांजैक्शन हो जो आपकी अगले मेरे नोट्स के क्वेश्चन में कवर होगी। जहाँ तक क्वेश्चन हो सकते हैं वो ट्राई करो, मतलब खाली नहीं रहना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में और कंसेप्ट क्लियर होंगे। मेरे जो क्वेश्चंस हैं ना आगे, वो ग्रैंड क्वेश्चन ही हैं, जिससे होता क्या है कि आपके कंसेप्ट सारे कवर होंगे एक ही जगह, एक ही क्वेश्चन के अंदर। मतलब आगे हमारे कितने क्वेश्चन हैं, टोटल 3, तो उन्हीं के अंदर हमारे बहुत सारे कंसेप्ट कवर होंगे। अगर वो 3 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, उसके बाद आपके बुक में से 15 क्वेश्चन बन जाएंगे टोटल। ठीक है, तो आप पहले बेसिक को समझे। ये जो कॉन्ट्रा एंट्री थी इसको ध्यान से दोबारा से सुन के देखे क्या बोला है मैंने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, क्योंकि इस क्लास में आपको पहले थोड़ा इसको समझना भी है कि कैश और बैंक कॉलम में हमें करना क्या है। इसलिए मैंने आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन अभी करवाया है, बेसिक क्वेश्चन था, इसके बाद थोड़े से लॉजिक लगेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।